Welcome to Legit Prep, your gateway to success. So this is going to be start of a new series, Keep Up with Law and All, in which we will continue to discuss important judgments as they come with time, है ना? तो जैसे जैसे judgments आते रहेंगे हम discuss करते रहेंगे. So one of the most recent and landmark judges that has come is State of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu and others. This has caused a lot of controversy, especially regarding the imbalance of power and what exactly should be the boundaries where the judiciary should interfere and where the executive should let the judiciary control. So mixed opinions have come and all. Many highly politicized comments have also come on this matter, and even justices have remarked on this. The point is we need to that is why understand as to like what exactly is this case pertaining to that has caused such widespread criticism and controversy and all, and the very fabric of the separation of power is now being called into the question. So the factual matrix that it start this case, even though it may have seemed to start now, it started way back 2 years ago. We have to go way back. For Tamil Nadu here has filed a writ petition under Article 32. Article 32, as we know, allows under Constitution that as Article 226 allows under Constitution for High Court to file a writ, right? The writ can be filed. So the Tamil Nadu filed a writ petition under Article 32 against the governor's inaction key issues. So गवर्नर यहाँ पे बैठे हुए थे, वो अपना मतलब कि जितने भी की इश्यूज है उस पर वो काम नहीं कर रहे, इनएक्शन, ठीक है. इश्यूज इंक्लूड बेसिकली लाइक कि उसमें 10 बिल थे, 10 बिल उनको दिए गए थे, जिसकी वजह से वो सारे जो इंपॉर्टेंट बिल्स थे मतलब कि कुछ कुछ जो थे लाइक प्रिजनर रिलीज के बारे में बात कर रहे थे, कुछ पीएससी अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, और ये सारी बिल पे जो है मतलब कि गवर्नर ने लाइक 2 साल हो गए थे और 2 साल से मतलब कि वो ऐसे ऐसे ही पड़ा हुआ था. तो ऑब्वियसली बात है कि दिस वाज लाइक ओवर राइडिंग द फेडरल स्ट्रक्चर एंड द डेमोक्रेसी एंड द नॉर्मल वर्किंग प्रोसेस. क्योंकि जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे 13 जनवरी से लेके 2020 में और 22 अप्रैल 2023 में 12 बिल भेजे गए गवर्नर को, फिर भी कोई भी एक्शन हुआ नहीं अक्टूबर 2023 तक. उसके बाद जब उन्होंने बात भी करना स्टार्ट किया 13 नवंबर में, तो गवर्नर ने विदहेल्ड कर लिया 10 बिल का एसेंट. उन्होंने उसको मतलब कि दिया ही नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं दूंगा, मैं अभी मतलब इसको रिजर्व कर रहा हूँ, ठीक है. और उन्होंने 2 जो है प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिए. तो 12 बिल भेजे गए, 10 उन्होंने विदहेल्ड कर लिया, एसेंट दिया नहीं उसको, 10 को रखा हुआ है और 2 प्रेसिडेंट को दे दिया, जिसकी वजह से ये रिट पिटीशन हमारा फिर फाइल होता है 30 रिट पिटीशन का फाइल होता है हमारा 31 अक्टूबर 2023 में. अब स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसने रीपास किया इन 10 बिल को. उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है यार कोई नहीं, हम फिर से बिल पास कर देते हैं, अब थोड़ी ना रोक पाएंगे. तो वो 10 बिल को फिर से पास करते हैं, 18 नवंबर 2023 को भेजते हैं. गवर्नर अगेन इनको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देता है 28 नवंबर 2023 को. तो ऑब्वियस ही बात है कि बड़ा डीप कन्फ्लिक्ट चल रहा है. गवर्नर जो है मतलब कि बाज नहीं आ रहा है अपनी आदतों से. गवर्नर जो है मतलब कि अपने बिना मतलब पावर्स को मिसयूज कर रहा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है. और गवर्नर ने साइट किया क्या रीजन कि भाई यहाँ पे एंट्री 66 लिस्ट वन हमारा मतलब यूनियन लिस्ट होता है. हमारे पास 3 लिस्ट होती है, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट होता है, लिस्ट 2 होता है स्टेट लिस्ट, एंड लिस्ट 3 हमारा होता है कंकरेंट लिस्ट. तो यूनियन लिस्ट में यूनियन का डोमेन होता है, लिस्ट 2 में स्टेट का होता है, लिस्ट 3 में कंकरेंट यानी कि दोनों का होता है. तो गवर्नर बोलता है कि यहाँ पे रिपग्नेंसी हो रही है एंट्री 66 ऑफ लिस्ट 1 से, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको रिजर्व करके रखा हुआ है. लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है. बिल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रा वायरस. इंट्रा वायरस मतलब कि इट इज विद इन द पावर्स. अल्ट्रा वायरस होता है बियॉन्ड पावर, इंट्रा वायरस मतलब विद इन द पावर्स. तो वो बिल जो है उसमें कोई खराबी होती नहीं है, वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट होते हैं. तो इसीलिए एक अमेंडमेंट होता है, ठीक है. और ये अमेंडमेंट सोट करता है कि भाई जो गवर्नर डिक्लेरेशन कर रहा है ना, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाए. अब गवर्नर जो है इसको देखते हुए कि अरे यार ये तो मेरे अगेंस्ट कुछ मतलब अमेंडमेंट पास कर देंगे, चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं, इनकी बातचीत भी होती है उल्टा डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ होता नहीं है. गवर्नर जो है सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाते हैं कोर्ट के सजेशंस को, लेकिन वहां पे कुछ होता नहीं है. तो इसकी वजह से चीफ मिनिस्टर फिर फाइनली आर्ग्यू करते हैं कि भाई जो गवर्नर के एक्शंस है वो क्लियरली आर्टिकल 200 के अंदर जो लैंग्वेज दिया गया उसको वायलेट कर रहा है. और बाकी जो भी मतलब कि पुराने केसेस है जिनमें ऐसा मैटर डील किया गया था, फॉर एग्जाम्पल पंजाब का केस था, तो वहां से कन्फ्लिक्ट कर रहा है. तो इसीलिए प्रेसिडेंट ने यहाँ पे हमारा क्या किया, उन्होंने 7 बिल को मतलब कि एसेंट ही नहीं दिया. एसेंट किसको दिया, 1 को दिया, और 2 पे अभी डिसाइड करना है. प्रेजेंट मतलब कि मैट्रिक्स ये था, ठीक है, जब हालत ये थी. लेकिन पॉइंट क्या है हमारा कि 10 बिल जो है वो रखे हुए थे, बैठा हुआ था गवर्नर और उसको मतलब कि पास नहीं किया था. तो इसीलिए क्वेश्चन उठा कि भाई आर्टिकल 200 कितना मिसयूज हो सकता है, क्या है उसकी लैंग्वेज. तो हमारे 6 इश्यूज उठे. पहला इशू उठा कि भाई गवर्नर के पास क्या पावर कितनी है आर्टिकल 200 के अंदर, क्या जो उसका फर्स्ट प्रोविजो दिया गया आर्टिकल 200 का, मतलब जो हम अभी स्टडी करने वाले
वाले हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि मतलब कि क्या वो रिलेटेड ही नहीं है मेन क्लॉज से, या वो अपने आप में मतलब कि पढ़ा जा सकता है, वो पूछ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई ये आर्टिकल 200 में एब्सोल्यूट या पॉकेट वीटो अलाउड है या नहीं। अब जैसा आपको पता होगा प्रेसिडेंट के पास एक पॉकेट वीटो होता है ना, कि भाई अगर मान लो उसको कोई बिल कंसिडरेशन के लिए दिया गया है और अगर वो बिल वापस भेज देता है बोलते हुए कि तुम थोड़े सजेशंस कर दो, अमेंडमेंट करके भेजो, और फिर उसे वो बिल मिलता है, तब उसे वो पास करना पड़ेगा मैंडेटरली। लेकिन मान लो प्रेसिडेंट जो है उस बिल को वापस ही ना भेजे, वो साइन ही ना करे, वो बैठे रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से पॉकेट वीटो, है ना। यानी कि वो बिल को भेज भी नहीं रहा वापस रिकंसिडरेशन के लिए, और वो बिल को पास साइन भी नहीं कर रहा है। तो इसमें पूछते हैं कि क्या आर्टिकल 200 में गवर्नर को भी वो एब्सोल्यूट या पॉकेट वीटो मिली हुई है जैसे प्रेसिडेंट को मिली हुई है। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि क्या गवर्नर जो है वो रिजर्व कर सकता है बिल को प्रेसिडेंट के लिए अगर ऑलरेडी रिकंसिडरेशन हो चुका है, आफ्टर रिकंसिडरेशन, है ना। वो बोलते हैं कि अगर रिकंसिडरेशन हो चुका है तो क्या तुम उसके बाद भी मतलब कि प्रेसिडेंट के लिए क्या बिल को रिजर्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए अगेन फर्स्ट प्रोविजो को रेफर करते हैं वो। तो इसकी वजह से हमें डिटरमाइन कर रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इसने यही किया है, गवर्नर ने मतलब कि बिल ऑलरेडी रिकंसिडर हो चुका है, फिर प्रेसिडेंट के लिए अगेन वापस भेज दिया कि भाई तो प्रेसिडेंट को मैंने रिजर्व कर दिया। तो अगर ऐसा नहीं अलाउड है तो ये जो क्या होगा, लीगली एरनेस माना जाएगा ना, क्योंकि ये तो अलाउड ही नहीं है। उसके बाद फिर ये बोलते हैं कि भाई क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम लिमिट होनी चाहिए गवर्नर के एक्शन के लिए, नहीं। यानी कि फॉर अगर गवर्नर है तो पहली बात तो पॉकेट वीटो इज अ सेपरेट मैटर। वो बोल रहे हैं कि गवर्नर को अगर साइनिंग करना है, कोई भी ऑब्जेक्शन रेस करना है, जो भी करना है, क्या उसे एक्शन करने का कोई टाइम लिमिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या हम इंटरप्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एज सून एज पॉसिबल जो वर्ड दिया है इन द फर्स्ट प्रोविजन, उसका मीनिंग क्या है, तो इसको इंटरप्रेट करना है। और कोड क्या प्रिस्क्राइब कर सकता है टाइम लिमिट या नहीं। सबसे बड़ी चीज यही थी कि भाई क्या हमारे पास खुद पावर है टाइम लिमिट को प्रिस्क्राइब करने के लिए गवर्नर के लिए। फिर उसके बाद होता है चौथा इश्यू कि क्या गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे एक्ट करेगा, मतलब कि क्या गवर्नर जो है सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस का पहले लेकिन वेट करेगा तभी एक्ट कर सकता है, या उसके पास खुद का भी कोई डिस्क्रिशन है। और ये जो वर्ड है आर्टिकल 75 में जिसमें कहीं भी डिस्क्रिशन के बारे में बात नहीं किया गया है, क्या इसका मतलब ये है कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशन भी नहीं है। तो अगेन हम आर्टिकल 175 को भी अभी देखेंगे। सबसे बड़ा चीज यही कि गवर्नर का डिस्क्रिशन जो है आर्टिकल 200 में वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर सब्जेक्टिव है या नहीं। यानी कि फॉर एग्जांपल जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर होती है, ठीक है, लिंचपिन होता है, लेकिन स्टिल बहुत पावर होती है। तो गवर्नर भी क्या उसका डिस्क्रिशन जो है हम सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है या नहीं, क्या जुडिशरी उसको एग्जामिन कर सकती है या नहीं कर सकती है, या वो कंप्लीटली इम्यूनिटी है उसको मिली हुई वहां पे। सिमिलरली क्या प्रेसिडेंट का जो विल होल्डिंग ऑफ एसेंट है वो उसको हम रिव्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते आर्टिकल 201 के अंदर। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स होते थे। एंड फाइनली उन्होंने बोला कि क्या प्रेसिडेंट जो है वो रिजर्व बिल पे एक्ट करेगा या नहीं करेगा, है ना। अगर मान लो प्रेसिडेंट विदहोल्ड कर रहा है एसेंट को, तो क्या वो जस्टिफाइबल है या नहीं है। तो जैसा अभी हमने बोला था कि प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो होता है, तो इन्होंने प्रेसिडेंट ने भी क्वेश्चन उठाया कि भाई उनके पास भी क्या ये पावर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो अब पहला देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो डील करता है। तो देखो पहला क्वेश्चन था जैसे मैंने बोला कि आर्टिकल 175 में कि भाई डिस्क्रिशन मेंशन नहीं है, तो क्या इसका मतलब है नो डिस्क्रिशन। तो अगर हम आर्टिकल 175 देखें तो वो बात करता है गवर्नर का क्या राइट होता है एड्रेस करने के लिए और मैसेजेस सेंड करने के लिए हाउस या हाउसेस को, यानी कि राज्यसभा लोकसभा जो भी है ना। तो उसमें मतलब कि गवर्नर जो है ऑब्वियसली मतलब बोल रहे हैं कि भाई जैसे गवर्नर स्टेट में होता है, प्रेसिडेंट जैसे होता है मतलब कि नेशनल लेवल पे, तो गवर्नर जो है वो क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। तो वो बोल रहे हैं कि भाई गवर्नर एड्रेस कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी स्टेट में होती है या लेजिस्लेटिव काउंसिल को, है ना। साथ में भी कर सकता है, इंडिविजुअली भी कर सकता है, और मेंबर के अटेंडेंस को रिक्वायर कर सकता है। सिमिलरली गवर्नर के पास पावर होती है वो मैसेजेस भेज सकता है लेजिस्लेचर को, कोई भी अगर बिल पेंडिंग है या कोई भी मैटर पेंडिंग है, बोल सकता है कि भाई तुम थोड़ा यहाँ पे जल्दी करो, प्रॉम्प्टली मतलब क्या है तुम जल्दी करो, है ना, मैं चाहता हूं कि तुम इसको अभी अच्छे से कंसिडर करो। तो गवर्नर बेसिकली यहाँ पे बस बातें कह सकता है, एड्रेस कर सकता है। बहुत सिंपल आर्टिकल है, लेकिन इसमें मतलब क्वेश्चन ये उठा था कि डिस्क्रिशन तो मेंशन है नहीं, तो क्या गवर्नर करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसकी बेसिस पे ही पूरा मुद्दा उठा है, आर्टिकल 200 असेंट टू द बिल। तो आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया टॉक्स अबाउट कि भाई जब एक बिल पास होता है, मतलब एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जैसे पार्लियामेंट में बिल मतलब प्रेजेंट होता है लोकसभा में, है ना, तो लोकसभा में फिर मेजोरिटी होनी चाहिए, डिपेंड करता है बिल कौन सा है, फिर राज्यसभा में जाता है। तो सिमिलरली स्टेट के लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, या फिर फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकती है, क्योंकि अगेन कुछ बाई कैमरल स्टेट्स होते हैं, तो वहां पे अगर ये कोई बिल पास हो जाता है तो वो बिल पास होने के बाद क्या होता है, गवर्नर को प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, गवर्नर को वो बिल पेश किया जाएगा। अब गवर्नर जो है वहां पे बैठे हैं अपनी कुर्सी में, वो बिल को देख रहे हैं। अब गवर्नर या तो मतलब कि उस बिल को असेंट करेंगे, यानी कि सहमति दे देंगे, या तो वो विड्रॉ कर देंगे असेंट अपना, है ना, वो बोलेंगे नहीं मैं अभी असेंट नहीं दे रहा हूं, या फिर वो बिल को रिजर्व कर देंगे कंसिडरेशन के लिए, किसके, प्रेसिडेंट के लिए। वो प्रेसिडेंट को रेफर कर देंगे, बोलेंगे कि प्रेसिडेंट जो है वो इसको कंसिडर करके वापस भेजेगा। अब प्रेसिडेंट जो है क्या कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर है ना, क्योंकि प्रेसिडेंट तो एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो यानी कि बेसिकली वो सीओएम को भेज रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेज रहा है, वो रिजर्व कर रहा है बिल जब। अब यहां पे आता है प्रोविजो। प्रोविजो नंबर 1 ये है, प्रोविजो नंबर 2 ये है, ठीक है। प्रोविजो नंबर 1 में लिखा है कि गवर्नर जो है, ठीक है, मान लो अगर गवर्नर जो है, अगर उसे बिल प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, तो उसकी ड्यूटी बनती है। अब देखो ये वर्ड यहाँ पे आया ना, एज सून एज पॉसिबल, तो इसी की वजह से क्वेश्चन उठा कि भाई क्या टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली लिखा है एज सून एज पॉसिबल, तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि भाई एकदम लेट बैक अप्रोच नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए, प्रॉपर टाइम पे चाहिए, है ना। तो उसके बाद ये बोलते हैं कि भाई कोई बिल प्रेजेंट हो गया गवर्नर को, अब वो रिटर्न कर रहा है ये बिल, ठीक है, तो उसे रिटर्न करना पड़ेगा बिल एज सून एज पॉसिबल। अगर ये मनी बिल नहीं है तो ऑब्वियसली टुगेदर विद अ मैसेज कि भाई जो हाउस है या जो भी हाउसेज है ना, दोनों हो सकते हैं, वो बिल को रिकंसिडर करे, या फिर कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन है उस बिल का, या फिर कुछ भी अमेंडमेंट करना है उस बिल में, उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो भी उसमें फ्लॉ है, तो वो रेकमेंड कर सकता है मैसेज में। मैसेज किसके अंदर भेजेगा? आर्टिकल 175 के अंदर। अब ये जो बिल जब रिटर्न हो जाएगा उन हाउसेस को, या जो भी हाउस है ना, तो वो इनको देखेंगी, वो बोलेगी चलो ठीक है भाई, गवर्नर भाई साहब ने हमें बिल दिया है, थोड़ा देखते हैं क्या अमेंडमेंट करना है, और फिर वो बिल को वापस पास करेंगे। अब जब ये बिल जो है पास हो सकता है विद अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट, एट द एंड ऑफ द डे गवर्नर जो है सजेशन ही तो दे रहा है ना, तो वो सॉवरेन तो वही है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बिल अगर वो फिर पास करते हैं, जब रिकंसिडर बिल रिटर्न हो गया है और उसको प्रेजेंट करते हैं गवर्नर के लिए, तो गवर्नर इस बार जो है विदहोल्ड नहीं करेगा अपना असेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी रिकंसिडर हो चुका है ना, गवर्नर ने ऑलरेडी उसे दे दिया, रिटर्न कर दिया बिल, और बोला कि भाई तुम इसमें चेंजेस करो। अब वो चेंज करे ना करे वो उनके ऊपर है, लेकिन उन्होंने फिर से बिल पास करके उनको अब भेजा है, तो गवर्नर अब असेंट नहीं करेगा, गवर्नर अपना असेंट जो है उसे देना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगेन सेकंड प्रोविजो आता है, इसमें बोलता है कि गवर्नर जो है, ठीक है, गवर्नर असेंट नहीं करेगा कोई भी बिल को, वो रिजर्व कर सकता है उसको कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए। अगर गवर्नर को लगता है उसके ओपिनियन में कि अगर ये बिल एक्चुअली में लॉ बन गया, तो ये हाई कोर्ट की जो पावर होती है वो उसको डेरिवेट कर देगा, यानी कि डेप्रिशिएट कर देगा, यानी कि कम कर देगा, है ना, इंडेंजर कर देगा। मतलब कि हाई कोर्ट की पोजीशन को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है कि हाई कोर्ट इससे डील करने वाला है, यानी कि हाई कोर्ट की पावर को अगर वो इंटरफेयर कर रहा है, कोई भी बिल अगर वो लॉ बन जाता है, गवर्नमेंट, ये गवर्नर का सोचना है, ऐसा ओपिनियन है, तो प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व कर सकता है। अब इसका मिसयूज क्या हुआ कि यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजो ऑलरेडी बोल रहा है कि अगर बिल रिटर्न हो जाता है रिकंसिडरेशन के बाद और पास हो जाता है, तो गवर्नर को असेंट देना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि सेकंड प्रोविजो एग्जिस्ट करता था, तो इसलिए गवर्नर ने इसका मिसयूज करके यहाँ पे क्या किया इस केस में, उसको उसको जब बिल वापस मिला तो उसने फिर से मतलब कि अगेन वही प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया। तो क्वेश्चन उठा कि भाई ये प्रोविजो 2 और प्रोविजो 1 जो है, क्या आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है या कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं एक दूसरे का पर्पस, है ना। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात होने लग गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलते हैं, फिर आता है आर्टिकल 201, इसमें भी क्वेश्चन उठता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि भाई प्रेसिडेंट को एक्ट करना है तो कैसे करना है। तो इसमें बोला गया है बिल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, यानी कि एक गवर्नर है, ठीक है, व्हेन गवर्नर रिजर्व करता है बिल प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट जो है या तो असेंट करेगा या तो विदहोल्ड करेगा अपना असेंट, है ना, यानी कि वो या तो असेंट दे देगा, सहमति दे देगा, या तो वो विदहोल्ड कर देगा। अब इसमें नॉन मनी बिल्स के लिए प्रेसिडेंट जो है उसे रिटर्न करना पड़ता है स्टेट लेजिस्लेचर को एक मैसेज के साथ कि भाई तुम इसे रिकंसिडर करो 6 महीने के विद इन, क्योंकि अगर तुम 6 महीने के विद इन नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो लैप्स कर जाएगा, और अगर ये रीपास हो जाता है तो अगेन ये प्रेसिडेंट के पास वापस जा सकता है ना। तो यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि भाई देखो गवर्नर जो है उसके पास दो ऑप्शन है, प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, जब वो गवर्नर उसे बिल भेजता है कि भाई या तो वो सहमति दे या ना दे, और अगर वो कि वो रिटर्न कर देता है स्टेट लेजिस्लेचर को किसी मैसेज के साथ, तो वो 6 महीने का टाइम होता है, और उसके बाद बिल को रीपास करके आपको प्रेसिडेंट को फिर से भेजना पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट की क्या ड्यूटी बनती है इस मामले में, इसमें भी क्वेश्चन उठा था। तो फाइनली कंक्लूजन आता है केस का कि भाई जो आप विदहोल्ड कर रहे हो ना एसेंट को, या रिजर्व कर रहे हो, ये गलत है, ये आर्टिकल 200 को वायलेट कर रहा है, और उन्होंने गवर्नर के एक्शन को बोला इलीगल और सेट असाइड कर दिया। सिमिलरली उन्होंने ये भी बोला कि जितने भी एक्शन लिए प्रेसिडेंट ने इन 10 बिल पे, वो सारे के सारे क्या है, इनवैलिड माने जाएंगे, और उसको भी हम सेट असाइड कर रहे हैं। तो यानी कि इन्होंने दोनों बोला कि भाई एक तो गवर्नर का एक्शन तो गलत है ही, और साथ में प्रेसिडेंट ने भी जो एक्शन लिया वो भी कोई कन्फॉर्मिटी में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ जो आर्टिकल 201 में दिया है। फिर ये बोलते हैं कि भाई जो गवर्नर ने प्रोलॉन्ग डिले किया और जो डिसरिगार्ड किया कोर्ट की रूलिंग का, इसकी वजह से जो 10 बिल्स है इसको माना जाएगा कि अपने आप एसेंट हो गए आर्टिकल 142 के अंदर। अब आर्टिकल 142 क्या है? पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, यानी कि
सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे, अगर उसे लगता है कि भाई कंप्लीट जस्टिस नहीं मीट हो पा रहा लिटरल इंटरप्रिटेशन करने से, तो वो थोड़ा लिबरल अप्रोच ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए वो बोलते हैं कि भाई भले ही एक्चुअली में तुमने यहाँ पे काम नहीं किया, पर तुम्हारे इनएक्शन की वजह से स्टेट जो है वो ठप नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तुम्हारी गलती है, तुमने गलत काम किया है, लेकिन अब यही माना जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास ये एक्शन करने का परमिशन ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन से, ये 10 बिल जो तुम्हारे पास है वो अपने आप पास हो गए हैं, ठीक है। इट इज डीम्ड असेंटेड अंडर आर्टिकल 142। तो इसके बहुत इंप्लीकेशंस हुए हैं इस केस के। पहली बात तो क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो जो पहले माना जाता था आर्टिकल 200 के अंदर, अब वो बोलते हैं कि भाई ऐसा होता ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब गवर्नर के पास जो है उसे सिंपली क्या करना पड़ेगा, सहमति देनी पड़ेगी, या तो विदहोल्ड करना पड़ेगा या तो रिजर्व करने का बिल फॉर द प्रेसिडेंट इनिशियली। ये इनिशियल पॉइंट है। अब उसके बाद अगर ये रिजर्वेशन उसने जब प्रेसिडेंट के लिए किसी बिल को कर दिया और उसका फिर रिप्रेजेंटेशन होता है ना, जब आप मतलब कि अगर बिल को आपने भेज दिया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और फिर वो वापस आता है, तो आप उसे फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व नहीं करोगे, और अगर आप करते हो तो वो इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। यू कैन ओनली लाइक रिजर्व इट फॉर द प्रेसिडेंट अगर उसमें एक्चुअली में कुछ सब्सटैंशियल डिफरेंस है ओरिजिनल बिल से, है ना। जैसे मान लो ए है और ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेट ए है, स्टेट ए की एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, बी जो गवर्नर है उसको भेजती है एक बिल, गवर्नर को लगता नहीं है ठीक, तो वो ए को वापस भेजता है बिल रिकंसिडरेशन के लिए। अब ये फिर पास करते हैं और ये फिर भेजते हैं इसको। तो इस पॉइंट इन टाइम पे वो प्रेसिडेंट को ये बिल नहीं भेज सकता अनलेस एंड अनटिल ये बिल जो सेकंड वाला आया है ये डिफर करता है फर्स्ट वन से, ठीक है। ये बोला उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर गवर्नर जो है यहाँ पे अपना एसेंट को विदहोल्ड कर रहा है, तो उसे बिल को मतलब कि भेजना पड़ेगा, मतलब रिकंसिडरेशन के लिए। उन्होंने अटॉर्नी जनरल का जो कॉन्ट्रेरी आर्ग्यूमेंट था उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई उसे नहीं भेजना, वो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकता है। उन्होंने साथ में टाइमलाइन भी दी, उन्होंने बोला कि गवर्नर जो है उसे 1 महीने का टाइम है कि अगर वो काउंसिल की एडवाइस को फॉलो कर रहा है, और 3 महीने का टाइम है अगर वो काउंसिल की एडवाइस के अगेंस्ट जा रहा है, यानी कि अपना डिस्क्रिशन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहा है। और जितने भी री इनेक्टेड बिल्स है, यानी कि मतलब कि वो बिल ऑलरेडी लाइक कंफर्म हो चुके हैं, रिकंसिडर्ड हो चुके हैं, उनको एसेंट आपको कब तक देना होगा, 1 मंथ के विद इन। तो यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम उन्होंने 1 मंथ एंड 3 मंथ्स का डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में दे दिया। एंड फाइनली उन्होंने बोला कि गवर्नर जो है इट मस्ट जनरली एक्ट ऑन द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एडवाइस। तो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को जब रेफर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि सीओएम की एडवाइस चाहिए उसे। तो उसकी जो डिस्क्रिशन है ना, मतलब कि वो इसीलिए है जब अगर बिल इफेक्ट करता है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की पावर। लेकिन और किसी भी केस में, मतलब कि उन्होंने सेकंड प्रोविजो को अपहेल्ड किया और उन्होंने बोला और किसी भी केस में गवर्नर के पास डिस्क्रिशन नहीं है, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है उसके पास, एक स्पेसिफिक मैंडेट है उसके पास आर्टिकल 200 के अंदर, एंड वो सीएम के एडवाइस के साथ ही एक्ट करेगा। तो ये उन्होंने फाइनली डिस्क्रिशन वाला जो कॉन्सेप्ट था पूरा आर्टिकल 200 की वजह से, जिसकी वजह से पूरा डैमेज हुआ था, रिजॉल्व किया। तो इसी की वजह से क्वेश्चन उठा कि भाई तुम कैसे प्रेसिडेंट को डायरेक्ट कर सकते हो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारी एडवाइजरी मतलब जुरिस्डिक्शन पे चलेगा, या तुम गवर्नर को कैसे डायरेक्ट कर सकते हो, हमारे डोमेन में ले रहे हो। तो इस पर पूरी कंट्रोवर्सी चली है। So that's it for today. If you have any other questions regarding doubts or mocks and all, like you can always contact us at the details that we provided on the screen or in the description box. Thank you.